नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। हम 6th क्लास की राजस्थान जीके कंप्लीट कर रहे हैं। भाग 2 हम देख चुके हैं। आज 122 प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। 248 से लेकर 370 प्रश्न संख्या हमारी रहेगी। देखिए, इसके अंतर्गत हम सभी ऑल चैप्टर कर रहे हैं। ये हमारा अंतिम भाग रहेगा। अगर आप पहले वाले 2 भाग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल उज्जवल जीके को विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ ही 6th क्लास की हिस्ट्री जो है वो हमने कर ली है। अगर वो भी आप देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आज हम पहला प्रश्न लेते हैं हमारा। जयपुर, अजमेर व नागौर की मध्य जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो देखिए, जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य सांभर झील जो है वो स्थित है। पचपदरा झील किस जिले में है? जो पचपदरा झील है वो बाड़मेर जिले में है। डीडवाना झील किस जिले में है? डीडवाना झील जो है वो नागौर में है। ठीक है, देखिए, जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांभर झील है। पचपदरा झील बाड़मेर में है। डीडवाना झील नागौर में है। और साथ ही लूणकरण सर जो है वो किस जिले में है? वो बीकानेर में है। लूणकरण सर कहां पर है? बीकानेर में। गड़ीसर झील किस जिले में है? जो गड़ीसर झील है वो स्थित है जैसलमेर में। राजस्थान की 20वीं पशु गणना कब हुई? जो 20वीं पशु गणना हुई है हमारी वो 2019 में हुई है। 20वीं पशु गणना कब हुई है राजस्थान की? 2019 में। जायद की फसल बोई जाती है। जो जायद की फसल है वो कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल के दौरान। जायद की फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल के दौरान। कोटा बैराज स्थित है। कोटा बैराज जो है वो कहां पर स्थित है? तो वो कोटा में स्थित है। नर्मदा नहर से किन जिलों को सिंचाई व पेयजल की सुविधा प्राप्त हो रही है? तो नर्मदा जो नहर है उससे 2 जिलों को सिंचाई व पेयजल की सुविधा प्राप्त हो रही है। वो 2 जिले हैं, बाड़मेर व जालोर। नर्मदा नहर से किन जिलों को सिंचाई व पेयजल की सुविधा प्राप्त हो रही है? बाड़मेर व जालोर को। पोकरण झील किस जिले में है? पोकरण जो है वो जैसलमेर में है। गड़ीसर भी कहां पर है? जैसलमेर में। मानसी वाक्कल परियोजना है। मानसी वाक्कल परियोजना जो है कहां की है? उदयपुर की। कोलायत झील किस जिले में है? कोलायत झील जो है वो बीकानेर में है। कहां पर है कोलायत झील? बीकानेर में। लूणकरण सर भी कहां पर है? बीकानेर में। जो फलोदी झील है वो किस जिले में है? फलोदी झील जो है वो किस जिले में है? जोधपुर में है। ज्वार, मूंग, कपास, बाजरा, गन्ना, मूंगफली व तिल किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल। किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल। तो किस प्रकार की फसल है? ये खरीफ की फसल है। ज्वार, मूंग, कपास, बाजरा, गन्ना, मूंगफली व तिल किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है। कौन सी जायद की फसल है? जायद की फसल जो है जो कि मार्च अप्रैल में बोई जाती है, तो ये जायद की फसल है खरबूजा, तरबूज व ककड़ी। अगला है प्रश्न हमारा, गेहूं, जौ, चना व सरसों किसकी फसल है? ठीक है, रबी की है, खरीफ की है या जायद की है? तो गेहूं, चना और सरसों जो है वो रबी की फसल है। जौ व चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? जौ और चना उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। देखिए, अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे आता है यूपी और दूसरे स्थान पे कौन है? राजस्थान। राजस्थान में कृषि के पिछड़े
पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो कृषि के पिछड़ेपन के काफ़ी सारे कारण हैं। प्राकृतिक कारण भी है, मुख्य कारण आर्थिक कारण है, संगठनात्मक कारण है। तो राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण है प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, संगठनात्मक कारण। अगला प्रश्न हम लेते हैं, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है? तो पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से 17.5 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वहां पर सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। तो कितने सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से? 17.5 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई होती है 33%। देखिए हमने इस जो है 6th क्लास की जो राजस्थान की बुक है इसमें से जो जितने भी चैप्टर हैं वो सभी इन 3 वीडियो के माध्यम से, 3 भागों के माध्यम से कवर किए हैं। एक भी प्रश्न आपका इसमें से नहीं छूटने वाला। अगर आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 6 से लेकर +2 तक आपके लिए ये सारी वीडियोस जो हैं बहुत ही लाभदायक रहेंगी। तो अंत तक जरूर बने रहा कीजिए, ठीक है। इतनी आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई जो होती है वो 33% होती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तो देखिए पशुपालन की दृष्टि से अगर बात करें तो राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान है। नहरों द्वारा सिंचाई 33% होती है राजस्थान में। किस फसल की बुआई वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होती है और उसकी कटाई जो होती है शीत ऋतु के बाद प्रारंभ में होती है? मतलब वर्षा ऋतु के प्रारंभ में तो हम बुआई करते हैं और कटाई कब करते हैं? शीत ऋतु के प्रारंभ में। तो कौन सी फसल है वो? खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बोया जाता है वो बाजरा बोया जाता है, ठीक है। राजस्थान में सर्दी प्रारंभ होने पर कौन सी फसल बोई जाती है? जब सर्दी का जो है दौर शुरू होता है, सर्दी प्रारंभ होती है तो रबी की फसल बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में कटाई होती है खरीफ की और बुआई होती है रबी की फसल की। भारत के किस राज्य में सरसों, बाजरा व ग्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत का एकमात्र राज्य राजस्थान ऐसा है जहां पर सरसों, बाजरा और ग्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पूरे देश में। दक्षिणी राजस्थान में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? अगर दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? मक्का है। पश्चिमी राजस्थान की कौन सी है? बाजरा, ठीक है। और हमारे दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? मक्का। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? किस जिले में होता है? गेहूं सर्वाधिक होती है श्रीगंगानगर में। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं व ट्यूबवेल से कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और ट्यूबवेल से 66% तक सिंचाई होती है, ठीक है। जितना सिंचित क्षेत्र है उसका प्रतिशत देखा जाए तो 66% जो सिंचित क्षेत्र है वो कुओं और ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। अगला है, राजस्थान की 20वीं पशुगणना में चिंताजनक कमी किस पशु की हुई है? ठीक है, चिंताजनक, देखिए एक सिंपल कमी का प्रश्न आ जाए तो वो अलग होगा, वो आगे आएगा प्रश्न। और अगर चिंताजनक कमी की बात की जाए तो ऊंट और गधों में चिंताजनक कमी जो है हुई है 20वीं पशुगणना। और कब हुई है 20वीं पशुगणना? 2019 में, ठीक है। तो चिंताजनक कमी किस पशु की हुई है, किस पशु में हुई है? तो ऊंट और गधों में। राजस्थान में कितने प्रतिशत फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो देखिए राजस्थान में 35% जो फसली क्षेत्र है वहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो कितना कम प्रतिशत है आप देख सकते हैं, सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान की 20वीं पशुगणना में कमी हुई, देखिए चिंताजनक कमी हुई है ऊंट और गधों में, और जो पशुगणना में कमी हुई है वो है भेड़ और बकरियों की। तो राजस्थान की 20वीं पशुगणना में कमी हुई है भेड़ व बकरियों की। अगला है,
राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है? कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है? 67, ठीक है, 67, 67 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है राजस्थान में। अगला है सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम व संगमरमर में राजस्थान का है भारत में एकाधिकार, ठीक है, यानी कि सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम व संगमरमर, इसमें राजस्थान का क्या है? पूरे भारत में एकाधिकार है। कौन सी फसल जून जुलाई में काटी जाती है? तो ये जो जायद की फसल होती है ये जून जुलाई में काटी जाती है, ठीक है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है और कब काटी जाती है? जून जुलाई में। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? सबसे ज्यादा उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो रॉक फास्फेट है। कौन सा है? रॉक फास्फेट, ये सबसे ज्यादा उपलब्ध खनिज है राजस्थान में। देखिए अगर बात करें इसकी तो कहां पर मिलता है? तो झामर कोटड़ा का आपने नाम सुना होगा, झामर कोटड़ा, ठीक है, ये कहां पर है? ये उदयपुर में है और ये जो है रॉक फास्फेट के लिए मुख्य जो है जगह है, स्थल है, स्थान है जहां पर ये खनिज उपलब्ध है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा राज्य है जो खनिजों का अजायब घर कहलाता है? क्योंकि बहुत से प्रकार से यहाँ पर खनिज निकलते हैं, तो राजस्थान जो है वो खनिजों का अजायब घर कहलाता है। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस जिले की है? सबसे कम जो लंबाई है सड़क की वो धौलपुर में है, ठीक है, राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस जिले में है? धौलपुर में है। राजस्थान में देश का कितने प्रतिशत पशुधन है? राजस्थान में देश का जो है 11.27% पशुधन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भारतीय रेलवे के कितने जोन आते हैं? तो भारतीय रेलवे के 2 जोन आते हैं। देखिए राजस्थान में जो भारतीय रेलवे है हमारा, उसके कितने जोन आते हैं? 2 आते हैं। पहला तो है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, ठीक है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो है ये 2 रेलवे जोन हैं जो कि राजस्थान में आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि आपने अभी प्रश्न देखा था कि हमारी जो फसली क्षेत्र का प्रतिशत है, सिंचाई सुविधा जिसे उपलब्ध है, वो सिर्फ और सिर्फ कितने प्रतिशत है? 35% ही फसली क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध है। बाकी हम किस पर जो है निर्भर रहते हैं? मानसून पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी फार्मिंग तेजी से बढ़ रही है? तो देखिए मुर्गी पालन जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है, जिसको क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग या मुर्गी पालन जो है राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार किन जानवरों में मामूली वृद्धि हुई है? तो गाय और जो भैंस है इसमें मामूली सी वृद्धि हुई है। चिंताजनक कमी हुई है ऊंट गधों में, और जो सिर्फ कमी हुई है वो हुई है भेड़ और बकरियों में। हल्की सी मामूली सी वृद्धि हुई है गाय और भैंस में। 20वीं पशु गणना कब हुई है? 2019 में। देखिए बार बार दोहराने का अर्थ ये है कि आपको प्रश्न का उत्तर जो है वो याद हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया? तो देखिए 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। और ये कब लागू किया गया था? तो ये राजस्थान में लागू किया गया है 1 अप्रैल 2011 को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो ये देखिए महिला साक्षरता हो गई, पुरुष साक्षरता हो गई, राजस्थान की साक्षरता दर हो गई, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितनी है। राजस्थान की साक्षरता दर की बात करें तो वो कितनी है? 66.1
प्रतिशत। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 66.1% है। अगला प्रश्न है 2000 की जनगणना। देखिए, अगर आप जनगणना को अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उज्जवल जीके को विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। 2011 की जनगणना जो है उसके अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर जो है, राजस्थान में महिला साक्षरता दर जो है वो कितनी है, 52.12% है। देखिए, टोटल जो साक्षरता है राजस्थान की 66.1% है। महिला साक्षरता की बात करें तो वो है 52.12%, और अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो है 19%। ठीक है, 90%, 79.90% तो हो गई पुरुष साक्षरता, 66.1% हो गई आपके राजस्थान की साक्षरता दर, और महिला साक्षरता की दर पूछे तो 52.12%, ये हो गई आपके महिला साक्षरता दर। राजस्थान का कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल है? तो देखिए 61% जो राजस्थान का भूभाग है वो मरुस्थली भूभाग है। अब हम बात करते हैं पोर्टल की। किस पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में स्कूलों की स्थिति को हम समझ सकते हैं या देख सकते हैं? तो देखिए, शाला दर्पण पोर्टल जो है उसके माध्यम से हम राजस्थान में स्कूलों की स्थिति को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी प्रश्न हमने छोड़ा नहीं है, चाहे आसान है चाहे मुश्किल है, सारे प्रश्न हमने इसमें कवर किए हैं। आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा नंबर कौन सा होता है? आपातकालीन एम्बुलेंस का नंबर होता है 108 राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? अभी हमने बात की थी 79.19% जो है वो राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर है, और महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12%। अगर पूरे राजस्थान की साक्षरता दर की बात करें 2011 के अनुसार तो 66.1% है राजस्थान की साक्षरता दर। राजस्थान में जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए कितनी आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होते हैं? तो राजस्थान में जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 30,000 की आबादी पर प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो स्थापित होते हैं। कितनी आबादी होनी चाहिए? 30,000 की आबादी होगी तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किन के लिए होता है? बालिकाओं के लिए होता है। अगर जो है एक और पुरस्कार है गार्गी पुरस्कार, ये किसके लिए होता है? ये भी बालिकाओं के लिए होता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार जो है ये भी बालिकाओं के लिए होता है। दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान किया जाता है तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? औषधि नियंत्रण संगठन के द्वारा दवाइयों का विक्रय लाइसेंस और निर्माण लाइसेंस जो है वो प्रदान किया जाता है। किस संगठन के द्वारा? औषधि नियंत्रण संगठन के द्वारा। राजस्थान में किन जिलों में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हैं? तो बहुत से जो हैं आपके जिले हैं, जैसे कि अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर। तो इन 6 जिलों में क्या है? आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है। अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर। राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल हैं? तो 5 रेलवे मंडल हैं। भाई कौन कौन से रेलवे मंडल हैं? तो एक तो है रेलवे मंडल आपका जयपुर का, एक है आपका जोधपुर का रेलवे मंडल, ठीक है, जोधपुर मंडल है, जयपुर मंडल है, फिर तीसरा आ जाता है अजमेर मंडल, फिर आपके चौथा जो है वो है कोटा मंडल, और पांचवा आपका आ जाता है बीकानेर मंडल। ठीक है, तो 5 मंडल है कुल, जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, अजमेर मंडल और आपके कोटा मंडल और बीकानेर मंडल। राजस्थान में जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए कितनी आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित होते हैं? तो देखिए 1000 की आबादी पर क्या स्थापित होते हैं? स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित होते हैं। कितनी आबादी पर? 1000 की आबादी पर। और 30,000 की आबादी जो होती है इस पर जो है प्राथमिक जो आपके स्वास्थ्य केंद्र है वो स्थापित होते हैं, और स्वास्थ्य उपकेंद्र 1000 की आबादी पर स्थापित होते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है? तो ये डाक विभाग के द्वारा खुलवाया जा सकता है। बेटी की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जाता है डाक विभाग के द्वारा। राजस्थान की किस रियासत में सबसे पहले रेल चली? तो सबसे पहले रेल चली थी जयपुर रियासत के द्वारा। और कब चली थी? तो ये चली थी 1874 में। 1874 में राजस्थान की जयपुर रियासत के द्वारा सबसे पहली रेल चली थी। राजस्थान में जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए कितनी आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होते हैं? तो ये होते हैं स्थापित 1 लाख की आबादी पर। ठीक है, देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 लाख की आबादी पर जो है स्थापित किए जाते हैं। प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं आपके, वो 30,000 की आबादी पर स्थापित किए जाते हैं। और एक आपके हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र, है ना, स्वास्थ्य उपकेंद्र, ये कितनी आबादी पर होते हैं? तो ये 1000 की आबादी पर खुलते हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र 1000 की आबादी पर खुलते हैं। प्राथमिक जो आपके स्वास्थ्य केंद्र हैं वो 30,000 की आबादी पर खुलते हैं। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो 1 लाख की आबादी पर खुलते हैं या स्थापित होते हैं। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम की जो स्थापना हुई है वो 1 अक्टूबर 1964 को हुई है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई है। राजस्थान में सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले की है? तो जोधपुर की। और सबसे कम है धौलपुर की। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 15 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 71B। NH 71B जो है सबसे छोटा राजमार्ग है। NH 15 जो है वो सबसे बड़ा राजमार्ग है। राजस्थान में पहली बार जो रेल चली थी वो कहां से कहां तक थी? आगरा फोर्ट से बांदीकुई। कब चली थी? अप्रैल 1874 को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष जो है वो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और ये जो आपका सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है ये कहां पर है? ये पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र इसमें स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष जो है उदयपुर में है। कहां पर स्थित है? पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। कौन सा जिला वायु सेवा से जुड़ा हुआ है? तो आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा व जो अजमेर है वो ये सभी जिले जो हैं वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। अगला है, कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, फलोदी, बाड़मेर और रातानाडा, ये हवाई अड्डे जो हैं भारतीय वायुसेना के अधीन हैं। कजली तीज, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया में। कजली तीज जो है ये बूंदी की प्रसिद्ध है। सातुड़ी जो तीज है ये कब मनाई जाती है? ये दोनों ही मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। ठीक है, छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। खाटू श्याम जी का मेला भरता है? तो खाटू श्याम जी का मेला सीकर में भरता है। रुनेचा जैसलमेर में किसका मेला लगता है? बाबा रामदेव जी का। छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है छोटी तीज। और कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो ये सांगानेर हवाई अड्डा जो है जयपुर का, ये राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कैला देवी का मेला भरता है? कैला देवी का मेला करौली में भरता है। गण और जो गण और गौर शब्द हैं ये सूचक हैं शिव और पार्वती के।
गणगौर शब्द जो है ये सूचक हैं शिव व पार्वती के। अक्षय तृतीया किस माह में पड़ती है? बैसाख शुक्ल तृतीया में पड़ती है। अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया में पड़ती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी जिसे शीतला अष्टमी भी कहते हैं, इसका मेला कहाँ पर लगता है? दो जगह लगता है, दो जगह का फेमस है, शील की डूंगरी चाकसू जयपुर और वल्लभनगर कस्बा जयपुर। शील की डूंगरी चाकसू जयपुर, वल्लभनगर कस्बा जयपुर। चैत्र कृष्ण अष्टमी का मेला यहाँ पर लगता है। पुष्कर मेला भरता है, तो कार्तिक की पुण्या को पुष्कर का जो मेला है वो भरता है। देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर भी कहाँ पर है? पुष्कर में। डूंगरपुर किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? डूंगरपुर बेणेश्वर मेले के लिए प्रसिद्ध है। लखी मेला या कैला देवी का मेला भरता है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को करौली जिले में भरता है। लखी मेले को का ही दूसरा नाम क्या है? कैला देवी मेला। कोटा के किस शासक के समय दशहरे पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाया गया? उमेद सिंह के समय में कोटा में दशहरे पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाया गया। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी ये किस भाषा क्षेत्र की प्रतिनिधि बोलियां हैं? तो देखिए ये पूर्वी राजस्थानी भाषा की चारों जो हैं क्या है? प्रतिनिधि बोलियां हैं। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां हैं। जीण माता का मेला कहां पर लगता है? जीण माता का मेला सीकर में लगता है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां कौन सी हैं? तो यहाँ पर है मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थानी की हो गई मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी, और पूर्वी राजस्थानी की है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। तेजाजी का मेला भरता है, पर्वतसर नागौर में भरता है तेजाजी का मेला। भृतहरि मेला भरता है, भृतहरि का मेला अलवर में लगता है या अलवर में भरता है। अगला है उदयपुर के फतेह सिंह ने किस मेले की शुरुआत की? उदयपुर के जो फतेह सिंह थे, राजा फतेह सिंह, इन्होंने हरियाली अमावस्या मेला जो मेला था उसकी शुरुआत की। किस मंदिर में काले सफेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं? तो करणी माता का मंदिर देशनुख जो कि बीकानेर में है, यहाँ पर काले सफेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। बाबा रामदेव जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद मास में। और कब भरता है? ये शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक। जीण माता का मेला भरता है, तो ये सीकर में लगता है जीण माता का मेला। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में कब लगता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो अजमेर में उर्स लगता है रजब माह में लगता है। खाटू श्याम जी का मेला लगता है फाल्गुन माह में। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? फाल्गुन माह में। देखिए फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक लगता है। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक लगता है। सर्वधर्म सद्भाव का मेला कौन सा होता है? बाबा रामदेव जी का मेला। डिग्गी कल्याणपुरी या डिग्गी कल्याण जी का मेला जो है वो कहां पर भरता है? टोंक में भरता है। गोगा जी किनसे प्रभावित थे? गोरखनाथ जी से। कौन कौन से लोक देवता राजस्थान के 5 पीरों में शामिल हैं? तो 5 पीरों में शामिल हैं रामदेव जी, पाबू जी क्योंकि ऊंटों के देवता कहलाते हैं, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। ठीक है, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी, ये 5 जो लोक देवता हैं राजस्थान की, ये 5 पीरों में शामिल हैं। फखरुद्दीन मौला की मज़ार कहाँ पर है? फखरुद्दीन मौला की मज़ार गलियाकोट सागवाड़ा तहसील में है, और ये सागवाड़ा तहसील कहाँ पर पड़ती है? डूंगरपुर में। तो फखरुद्दीन मौला की मज़ार गलियाकोट सागवाड़ा तहसील डूंगरपुर में है। जसनाथी संप्रदाय किससे संबंधित है? जसनाथी संप्रदाय कतरियासर बीकानेर में है। ठीक है, जसनाथ जी जो है उनसे संबंधित है, कतरियासर बीकानेर में है। ऊंटों के देवता के रूप में कौन से पूजे जाते हैं? पाबू जी। मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ था? यह हुआ था कुड़की ग्राम मेड़ता में। दाऊदी बोहरा समाज का आस्था का केंद्र कौन सा है? तो दाऊदी बोहरा समाज का आस्था का केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर। मीराबाई का विवाह मेवाड़ सिसोदिया वंश के किस राजा के साथ हुआ था? तो मीराबाई का विवाह राजा भोजराज के साथ हुआ था।
ठीक है, राणा सांगा के बेटे थे ये। दादू दयाल की अकबर से भेंट कब और कहां पर हुई थी? दादू दयाल की अकबर से भेंट जो हुई है 1585 में हुई है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। गोगा जी का मेला कहां पर लगता है और कब लगता है? गोगा जी का मेला लगता है गोगा मेड़ी में, और कब लगता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ? मेड़तिया राठौड़ वंश में। कृष्ण की पूजा करती थी ये। जाम्बोजी का जन्म जो है वो कब और कहां पर हुआ है? तो विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ है। बाबूजी का मंदिर कहां पर है? जोधपुर में। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध स्थल जो है वो बस्सी है, चित्तौड़गढ़ में है। काष्ठ कला यानी कि लकड़ी की जो कला होती है। फर्नीचर जो है वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं? तो फर्नीचर जो है बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। दादू दयाल संप्रदाय संबंधित है। दादू दयाल जो संप्रदाय है वो जयपुर के नारायणा गांव से संबंधित है। जाम्बोजी की समाधि स्थल जो है वो कहां पर है? मुकाम बीकानेर में। जाम्बोजी का समाधि स्थल मुकाम बीकानेर में है। शेखावाटी क्षेत्र के वे संत जो स्वयं अशिक्षित थे लेकिन उन्होंने जन जन में शिक्षा की अलख जगाई। श्रद्धानाथ जी जो थे इन्होंने जन जन में शिक्षा की अलख जगाई शेखावाटी क्षेत्र में। श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहां पर है? सीकर में है। सीकरगढ़ का जो लक्ष्मणगढ़ एरिया है वहां पर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जेठाना डूंगरपुर। लकड़ी से निर्मित खिलौने और कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जयपुर जिला है, सॉरी उदयपुर जिला है। ठीक है, एक नट जाति भी होती है जो कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन पर जो नीले रंग का अंकन किया जाता है उसे कहते हैं, और ये कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। जाम्बोजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? जाम्बोजी थे बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक। मिट्टी से मूर्तियां और विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना क्या कहलाता है? जो मिट्टी से मूर्तियां बनाना, विभिन्न सजावटी उपयोगी वस्तुएं तैयार करके पकाना कहलाता है टेराकोटा। सुनहरी पोट्री प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है बीकानेर की। कागजी पोट्री प्रसिद्ध है अलवर की। ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध जो है ये है कोटा की। तो देखिए ब्लू पोट्री जो है जयपुर की प्रसिद्ध है, सुनहरी पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है, कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री जो है वो कोटा की प्रसिद्ध है। राजस्थान में लाख का काम जो होता है वो कहाँ पर होता है और मतलब कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर और जोधपुर दोनों जो जिले हैं, जयपुर जोधपुर, इन दोनों जिलों का लाख का काम प्रसिद्ध है। जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये चारों जो जगह हैं ये जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध हैं। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम होता है जयपुर में। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम कहां पर होता है? तो ये होता है आपके प्रतापगढ़ में। इस कांच पर बारीक सोने की नक्काशी के काम को क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं। ठीक है, मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहां होता है? आपके जयपुर में। तो इस प्रकार से आज हमने प्रश्न देख लिए हैं लगभग 122, और अंतिम हमारी ये वीडियो थी आरबीएससी की जो 6th क्लास है, आपके 6th क्लास की जो राजस्थान जीके है वो हमने कंप्लीट कर ली है। आगे दूसरी वीडियो देखेंगे 6th क्लास की। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई है प्लीज अपने मित्रों में शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।